वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूँ बतूल राजपूत। आज सबसे पहले बात करेंगे नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से। जब नवाज शरीफ साहब वापस आ रहे थे तो हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो इसीलिए वापस आ रहे हैं क्योंकि उनकी लेवल ऑफ एक्सेप्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। लेकिन जिस तरह की उन्होंने तकरीर की उसमें बहुत ज़्यादा जज्बातियत थी। उसके हवाले से कुछ सवालात हैं, क्या ये वाज़ेह नैरेटिव है नवाज शरीफ का, क्या यही नैरेटिव है उनका, या वो वक्ती तौर पे चाहते थे कि सिर्फ अपने वोटर्स के साथ कनेक्ट कर सकें। उन्होंने ये तो कह दिया कि वो पाकिस्तान तब्दील करने के लिए आए, लेकिन मंसूबा क्यों नहीं दिया, और वो भी पुरानी टीम के साथ। इस पर भी तफसील से बात करेंगे और प्रोग्राम के अगले हिस्से में ये डिस्कस करेंगे कि इजराइल की ये मिलिट्री स्ट्रैटेजी कि फ़लस्तीन का घेराव चारों तरफ से कर दिया गया, तो इसको इंटरनेशनल कम्युनिटी कैसे हज़म करेगी। 1980s में और 1990s में बर्लिन और बाकी कुछ ममालिक के साथ इस तरह के वाक़यात हुए थे, और एक और मुल्क के साथ, जिसके बाद इंटरनेशनल कम्युनिटी के इंटरफेरेंस के बाद ये सीज ख़त्म किया गया था। तो एक ऐसी भयानक मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिससे अपने मौत आप मरने दिया जाएगा फ़लस्तीनियों को, इसमें इंटरनेशनल कम्युनिटी पहले भी चुप थी, आज भी चुप है। इसके ऊपर भी बात करेंगे। इस वक़्त मुझे जॉइन किया है सलमान आबिद साहब ने, फ़ारूक आदिल साहब मुझे जॉइन कर रहे हैं और इमरान याकूब साहब। बहुत शुक्रिया आप सबका। इमरान याकूब साहब, आप मुझे बताइएगा कि आप समझते हैं कि नवाज शरीफ की तकरीर के बाद उनका नैरेटिव वाज़ेह हो गया है, या वक़्त गुज़रने के साथ-साथ पता चलेगा कि एग्ज़ैक्टली उनके ज़हन में क्या नैरेटिव है जो इलेक्शंस में इस्तेमाल करेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें बतूल, सीधी सी बात है कि मियाँ नवाज शरीफ ने कल अपनी वतन वापसी के बाद जो तकरीर की है तो दो तीन चीज़ें तो उसमें वाजे कर दी हैं। एक तो उन्होंने ये चीज़ वाजे की कि वो किसी से भी बदला लेने की जो सोच है वो नहीं रखते, और वो चाहते हैं कि तमाम रियासती इदारे, सियासी जमातें और लोग मिल के काम करें ताकि इस मुल्क को मुश्किल से निकाला जाए। तो ये दो चीज़ें अगर आप देखें तो ये इस लिहाज से अहम है कि शायद वो इस दफ़ा उस तरह के जो है ना मुखालफत वाली सियासत ना करने का तैयार किए हुए हैं। दूसरी बात जो अहम उन्होंने की, तो उन्होंने वो जो गालिब का शेर पढ़ के फिर दो तीन दफ़ा तवज्जो भी दिलाई और कहा गौर से सुने और समझें। तो उसमें उन्होंने कहा कि हमें छेड़े ना, उसकी तशरीह भी उन्होंने की, नहीं तो हम तो ऐसे रोएंगे कि सैलाब ही आ जाएगा, बहा के ले जाएंगे। तो ये सारी हुँ। चीज़ें जो हैं, उन्होंने जहाँ मैसेज देना था वो भी दिया। उन्होंने ये भी कहा कि जी हमें पता है कि कौन बार बार नवाज शरीफ को आवाम से दूर करता है और धरने कौन करवा रहा था। तो बिटवीन द लाइन तो उन्होंने बातें की हैं, लेकिन कल उनका मूड उस तरह से जार-खाना नहीं था। उन्होंने एक तरह से दिल की बातें की, जज्बाती गुफ्तगू की और अपनी मुश्किलात का इजहार किया। तो मैं ये ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि उन्होंने एक तरह से अपना नैरेटिव दे दिया है। लेकिन हुँ। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आज कल जो उन्होंने तकरीर की उसके बाद वो चेंज नहीं कर सकते। अब उनको उन्होंने गेंद जो है वो आप ये कह सकते हैं कि दूसरे जो फ्रीक हैं उनकी कोर्ट में डाल दी है, उनकी कोर्ट में फेंक दी है कि अगर कल को कोई मामला हो तो फिर वो अपना मौक़िफ़ बदल भी लें और कहें कि देखें मैं तो जब आया था तो मैंने तो खुले दिल से ये मामला किए थे और खुले दिल से सबको कहा था, लेकिन अगर आप मुझे मजबूर करेंगे या मेरे साथ ज़्यादती करेंगे तो फिर मैं हक महफूज रखता हूँ। तो मैं ज़ाती तौर पे समझता हूँ कि तो आपने उन्होंने जो कल अपना मौक़िफ़ पेश किया, जी। ये एक अच्छा मौक़िफ़ है, एक अच्छी तकरीर थी और उसको पॉजिटिव अंदाज में लेना चाहिए। जी, ये बहुत अहम नुकता आपने उठाया सलमान साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ। क्या आप इससे एग्री करते हैं कि अभी उन्होंने थोड़ा-सा स्पेस लिया है पॉलिटिकली, ताकि बाद में वो इस चीज़ पे पॉलिटिकली प्ले कर सकें कि हम आए थे तो हमने पूरा स्पेस दिया था, और चाहते तो एग्रेसिवली बात कर सकते थे। और दूसरी बात ये कि ये जलसा इसीलिए था फिलहाल कि वोटर के साथ कनेक्ट कर सके, लेकिन जो बात इमरान याकूब साहब ने कही है वो मुझे बहुत अहम लग रही है सर। कल जो तकरीर की है, उसमें कोई नई बात तो नहीं है। वो माज़ी में भी मिसाक़े जमहूरियत कर चुके हैं, मिल-जुल कर काम करने का अंदिया देते रहे हैं। भारत के साथ हुँ। ताल्लुकात की बेहतरी की पहले भी बातें करते रहे हैं, मईशत की बहाली की भी बातें करते रहे हैं। सियासी इंतकाम वाली बात भी उन्होंने मिसाक़े जमहूरियत में कहा था कि मैं नहीं करूँगा, अगरचे बाद में फिर उन्होंने की भी, काला कोट पहन के चले गए। लेकिन सवाल सारा ये है कि देखिए नवाज़ शरीफ साहब एक मफ़ाहमत के साथ, एक अंडरस्टैंडिंग के साथ पाकिस्तान आए हैं। वो पाकिस्तान से बाहर भी एक मफ़ाहमत और अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे, जिसमें जनरल बाजवा ने उनको फैसिलिटेट किया था, इमरान खान ने उस पर दस्तखत किए थे, और अब भी वो जब वापस आए हैं तो एक एक अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं। और जो उनका सख्त बयानिया था,
वो तो लंदन में ही तब्दील करवा दिया था शहबाज शरीफ साहब ने, और फिर यहाँ पे आके जो उन्होंने तकरीर की है, ये वही तकरीर है जो उनको कहा गया था कि आपको इसी अंदाज से तकरीर करनी है। और ये अच्छी बात है कि नवाज शरीफ साहब ने मफाहमत की बात की है। अब मसला ये है कि अगर नवाज शरीफ साहब वाकई सियासी इंतकाम के हामी नहीं रहे, तो अच्छी बात ये होगी कि वो ये भी कहें कि जो पीटीआई को इस वक्त अताब का निशाना बनाया जा रहा है, इमरान खान को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, उनके लोगों को जेलों में रखा गया है, मैं इसकी भी मजम्मत करता हूँ। करें ना, जरा थोड़ा सा हिम्मत दें और थोड़ा सा हौसला बढ़ाएं और कहें कि जी मैं तो किसी के साथ सियासी इंतकाम का हामी नहीं हूँ, सबके साथ मिलकर काम करना चाहता हूँ, इंक्लूडिंग पीटीआई, और पीटीआई के लोगों को भी बाहर निकालें। ये क्या हो रहा है जो जो माजी में, क्योंकि देखे ना, यही अमल तो माजी में नवाज शरीफ साहब के साथ भी हुआ था ना, जो आज इमरान खान के साथ हो रहा है। अगर वो उसकी उसकी सपोर्ट करते हैं और समझते हैं कि उनका मुखालिफ जो है उसको जेल के अंदर रखा जाए, उसके हाथ पैर बांधे जाए, तो फिर नवाज शरीफ साहब की ये बात जो सियासी इंतकाम वाली बात है, ये बस एक सियासी नारा तो हो सकता है, अमली इसकी कोई शक्ल नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि नवाज शरीफ साहब के बारे में अभी ये भी देखना है कि वो किस पैकेज के तहत आए हैं और उसमें शहबाज शरीफ का क्या रोल है और इनका क्या रोल है, और जो इलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग होनी है और जो इलेक्शन के अरेंजमेंट तय होने हैं, उसमें नवाज शरीफ साहब कहाँ खड़े होते हैं। अभी बहुत सी बातें हैं जो इस महीने नवंबर के महीने में तय होनी है, और जो भी सिस्टम बनेगा, जो भी तरीकाकार बनेगा, अगर वाकई हम इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो उससे पहले बहुत सी बातें तय होनी है। और ये भी तय होना है कि पीटीआई का मुस्तकबिल क्या होगा, क्या वो इलेक्शन लड़ेंगे, नहीं लड़ने दिया जाएगा, उन इमरान खान बाहर आ सकेंगे, जेल में रहेंगे, डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, और नवाज शरीफ साहब को खुला मैदान दिया जाएगा या पीटीआई को मैदान में उतारा जाएगा। अभी बहुत से सवालात हैं जो मेरा ख्याल है कि अभी सामने आने हैं। नवाज शरीफ साहब का जलसा अच्छा था और उन्होंने एक बेहतर तकरीर की है, मैं तकरीर की मुखालफत नहीं करना चाहता, लेकिन उसमें कोई ऐसी नई बात नहीं है जो उन्होंने माजी में ना की। लेकिन एटलीस्ट ये नई बात ज़रूर है, जैसे इमरान साहब भी कह रहे थे कि एक स्पेस दे दिया उन्होंने कि हमने एग्रेसिवली आके बात नहीं की है, बड़ा स्पेस, पॉलिटिकल स्पेस के उन्होंने साथ। वो उन्होंने स्पेस नहीं दी है, बल्कि उनको आने के लिए जो सहूलतकारी दी गई है उसका ये एजेंडा था, जो शहबाज शरीफ साहब ने लंदन में जाकर उनको समझाया था कि अगर आपने पाकिस्तान आना है तो आपको यही कुछ कहना पड़ेगा जो नवाज शरीफ साहब ने किया। ठीक है। इमरान याकूब साहब, डॉन ने एक एडिटोरियल भी लिखा आज, और भी एडिटोरियल्स लिखे गए हैं, और इस सवाल के ऊपर बड़ा स्ट्रेस किया गया कि मुझे नहीं निकाला, मुझे क्यों निकाला वाला अभी बात नहीं होगी, ये सवाल नहीं उठाएंगे नवाज शरीफ के मुझे क्यों निकाला। क्या वो आसानी से इस चीज़ को हजम करें, और क्या वो इस बात को समझ चुके हैं कि जितना भी मुझे ऑप्शन मिल रहा है मुझे कर लेना चाहिए? क्योंकि एक राय और एक हकीकत तो ये भी है कि 9 मई के बाद जो इदारों की सेंसिटिविटी थी वो भी बहुत बढ़ गई थी, तो उसमें आपको जितना पॉलिटिकल स्पेस मिल रहा है आपको उसकी कदर करके सियासत करनी चाहिए। इट्स अ फैक्ट, हम इसके बारे में बात करें। देखिए बतूल, सीधी सी बात है, मुझे बताएं कि थर्ड वर्ल्ड कंट्री में, पाकिस्तान में, इंडिया में, बांग्लादेश में बिलखसूस, और पूरी दुनिया में बिलअमूम, बेशक आप फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ की बात कर लें, अमेरिका की बात करें, यूरोप की बात करें, बरतानिया की बात करें, तो कहीं पे भी आप मुझे ये बता दें कि इस तरह की सियासत हो जिसमें इस्टेब्लिशमेंट का रोल ना हो। ये अलबत्ता ज़रूर है कि वो जो लोग हैं वो उस तरह से ढिंढोरा नहीं पीटते, और हमारे यहाँ जो है वो ढिंढोरा ज़्यादा पीटा जाता है। इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क में अपना रोल प्ले करती है, लेकिन उस पर डिपेंड ये करता है कि उसके मसाइल किस तरह से हैं। पाकिस्तान के फॉर्चुनेटली या अनफॉर्चुनेटली मिसाइल इस तरह से हैं, इसकी स्ट्रेटजिक जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो कुछ इस तरह की है, और इस तरह से हमें मुख्तलिफ जंगों में धकेला गया है कि हमारे यहाँ इस्टेब्लिशमेंट का रोल कुछ बढ़ जाता है। ये एक अलग बहस है कि क्या ये रोल बढ़ाने में खुद सियासतदानों का हाथ है या खुद इस्टेब्लिशमेंट अपने तय ही ये रोल बढ़ा लेती है। तो इसमें आप अलग से भी एक प्रोग्राम कर सकती हैं, लेकिन इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि ये रोल यहाँ पे मौजूद है और 70 साल से मौजूद है। और इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें इस रोल की सेंसिटिविटी 9 मई के वाक़यात के बाद आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि मज़ीद बढ़ गई है। अब अगर मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक बड़े ज़ीरक और समझदार सियासतदान हैं, इस वक्त उन्हें ये पता है कि उनके सबसे बड़े सियासी हरीफ इमरान खान जेल में हैं, और 9 मई के वाक़यात के बाद इस्टेब्लिशमेंट उनको बिल्कुल भी किसी तरह से कोई रायत देने के मूड में नहीं है। तो मुझे आप ये बताएं कि सलमान आबिद साहब जो बात कर रहे थे, सलमान साहब से मेरा एक बड़ा भाइयों वाला, दोस्तों वाला ताल्लुक़ है, तो बड़ी जान की अमान पाकर अर्ज करना चाहता हूँ, तो वो इतने बेवकूफ़ नहीं है मियाँ नवाज शरीफ कि वो जानबूझ के, अगर हालात उनके लिए साजगार हैं
तो ऐसी बात करें जैसे माजी में कई दफ़ा वो बम को लात मारते रहे हैं, इस दफ़ा भी बम को लात मार के तो अपने लिए हालात ख़राब कर दें। तो सियासतदान तो जी अच्छा वही होता है जो मौके से फ़ायदा उठाए। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने ये सोचा देखा है कि वाकई ही उन्हें इस वक्त ये बयानिया सूट करता है, लिहाजा वोट को इज्जत वो पहले भी नहीं दिला सके थे, तो उन्होंने कहा अब भी मैं बजाय इसके कि वोट को इज्जत दिलाने के चक्कर में अपनी इज्जत भी ख़राब करूँ, तो उससे बेहतर है कि मैं वो बयानिया इख्तियार करूँ कि जिससे इस्टेब्लिशमेंट से मेरे मामलात भी ठीक हो जाएं और मेरी सियासत में जगह भी बन जाए। और जब वापसी हो जाएगी तो आप ये ना भूलें कि हुकूमत में वापसी के बाद बहुत ऐसे मामलात हैं जो बाहर रह के वो नहीं कर सकते, लेकिन अगर हुकूमत में मौजूद हो तो वो चीज़ों में तब्दीली ला सकते हैं, कोशिश कर सकते हैं, बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं। तो आप मेरे साथ ही रहिएगा। फारूक आदिल साहब मेरे साथ हैं। फारूक आदिल साहब, एक आज ये अखबार में ये लाइन छपी कि नवाज शरीफ सीक्स अ नैरेटिव रीसेट। आपको लगता है कि पीएमएलएन एक नैरेटिव रीसेट की कोशिश कर रही है और रीसेट करेगी, या ये एक इंटेंशनल मूव है, अभी इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करना? फारूक आदिल आपकी साहब। शुक्रिया बतूल, आपकी आवाज़ प्रॉपरली मुझ तक नहीं पहुंची, लेकिन मैं जो आपका सवाल समझा वो ये है कि क्या मुस्लिम लीग नवाज अपना नैरेटिव रीसेट करने की कोशिश कर रही जी है। देखिए, जी मुस्लिम लीग नवाज, अगर यही सवाल है तो मैं इसका जवाब दूंगा कि देखिए, मुस्लिम लीग नवाज में जो नैरेटिव देना था वो कल की तकरीर में दे दिया। अब मेरे भाई इमरान याकूब साहब भी और मेरे बड़े भाई, और मैं तो इनके वालिद साहब का मुरीद हूँ बगैर देखे, अब्दुल करीम आबिद साहब का, इन दोनों से बहुत बसद अदब और माजरत के साथ मैं ये गुजारिश करूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ ने वो बात कह दी है जो आज तक कोई नहीं कह सका कल की तकरीर में। उन्होंने ये कहा कि देखें, फॉरेन पॉलिसी बनाना हमारा काम है। किस तरह से ये कहा? उन्होंने इस तरह से कहा कि कोई मुल्क दोस्तों पड़ोसियों के साथ एक अच्छे ताल्लुकात के बगैर प्रॉस्पर नहीं हो सकता, वो तरक्की नहीं कर सकता। ये क्या मैसेज है? ये मैसेज ये है कि फॉरेन पॉलिसी किससे बनानी है। अब तक आप बनाते रहे, उसका नतीजा आपने भुगत लिया। अब अगर हमें मौका मिला है तो हम ये काम करेंगे। फिर उन्होंने क्या कहा कि पाकिस्तान के इंडिविजुअल्स, सियासी जमातें और इदारे, इन सब को आइन को फॉलो करना है। तो इसमें क्या है? इसमें सिर्फ प्राइवेसी की बात है, इसमें वोट को इज्जत दो की बात है। तो ये नैरेटिव है जो नवाज शरीफ ने दिया है। जरा इस चीज को समझ, अगर हम अपने पुराने सियासी जो अंदाजे फिक्र है, या अगर हमारे कुछ तासुबात हैं, तो उन्हें पेश नजर रख के बात करेंगे तो फिर तो हमें मियां नवाज शरीफ के खिताब की समझ नहीं आएगी। लेकिन अगर हम थोड़े से हम ब्रॉड माइंडेड होकर सोचे तो देखिए, उन्होंने सारी बात तो कह दी है। फिर उसने कहा कि मैं इंतकाम नहीं लेना चाहता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि मैं कुछ नहीं करूंगा, लेकिन अगर कोई लोग रियासत के खिलाफ होंगे, अगर रियासत पर हमला करेंगे, पाकिस्तान के आइन को तोड़ेंगे, तो फिर क्या उनको माफ कर दिया जाएगा? ये तो ठीक है रियासत फारूक और ये तो रियासत और साहब, जी, अब आई प्लीज़ आई होल्ड यू हियर। सलमान आबिद साहब, क्या आप ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब अपनी ही किसी पॉलिसी पे एतराज़ करते जो पीडीएम के हुकूमत के दौरान उन्होंने की या माजी में, क्योंकि कुछ मौशी हवाले से तो गलतियां उनसे हुई हैं, लेकिन उस पर उन्होंने बात नहीं की। उनको करनी चाहिए थी बात, आपके ख्याल में इस पर? ठीक है ना, नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर है, देखिए जो नवाज शरीफ साहब की तकरीर है, मैंने तो ये नहीं कहा कि, मैंने तो कहा कि उन्होंने एक दुरुस्त बात की है कि इंडिया के साथ या हमसायों के साथ ताल्लुका ठीक होने चाहिए, लेकिन मैंने तो ये कहा था कि कोई नई बात नहीं है, वो हमेशा से इस बात के हामी रहे हैं। एक बात। दूसरी बात, देखिए बात यह है कि नवाज शरीफ साहब आए हैं, अब उनको एक मौका मिला है, लेकिन जरा फारूक आदल साहब थोड़ा सा ये भी बता दें कि नवाज शरीफ साहब किस अंडरस्टैंडिंग के साथ आए हैं, ये भी तो बताइए ना। अब इतना तो हमें ना मासूम समझे कि हम ये समझ लें कि नवाज शरीफ साहब किसी बगैर अंडरस्टैंडिंग के पाकिस्तान में एंटर हो गए हैं, और अपने भाई की हुकूमत में तो उनको रास्ता नहीं मिला था, लेकिन आज उनको जब रास्ता मिला है तो कोई अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई है ना, इसमें तो कोई शुबा नहीं है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। और ये बातें जो है ये हमने सुनी है, मतलब राना सनाउल्लाह की और ख्वाजा आसिफ साहब की, कि जनरल बाजवा ने उनको कैसे फैसिलिटेट किया था नवाज शरीफ साहब के जाने के बारे में, जब वो इलाज के लिए गए थे, किस तरह से उनकी हुकूमत बनी थी, जी 16 माह की हुकूमत। अब नवाज शरीफ साहब ने कल अपने भाई की हुकूमत के बारे में तो कोई गुफ्तगू नहीं की है। जो 16 माह के अंदर जो माशियात का मामला हुआ
और जो उन्होंने इसहाक डार को लंदन से भेजा मिफ्ता इस्माइल को फारिग करके, और हमें बताया गया था कि इसहाक डार के पास मईशत की कुंजी है, वो 180 रुपए पे डॉलर लेके आना था, वो कहाँ उन्होंने पहुंचा दिया, उसके ऊपर तो कोई गुफ्तगू नहीं की। पेट्रोल और बिजली की कीमतों में जो इजाफा हुआ उनकी हुकूमत में, उसका तो कोई जिक्र नहीं है। अब उनके पास जो नैरेटिव है वो ये है कि 1990 में बहुत तरक्की हुई है, 1997 में बहुत तरक्की हुई है, और ये पाकिस्तान के सिर्फ नवाज शरीफ का मसला नहीं है, पाकिस्तान के हर सियासी हुक्मरान का मसला ये है, वो अपने दौर को सुनहरा दौर कहता है, अपने सियासी मुखालफिन के दौर को बदतरीन दौर कहता है। अब नवाज शरीफ साहब भी समझते हैं कि पाकिस्तान में अगर कोई तरक्की हुई है तो सिर्फ उनके दौर में हुई है, और अगर कोई बदहाली हुई है तो वो उनके सियासी मुखालफिन के दौर पे हुई है। अब यही नैरेटिव इमरान खान का भी है, यही नैरेटिव पीपल्स पार्टी का भी है, यही नैरेटिव बाकी जमातों का भी है। तो कोई फर्क तो हमें उस तरह से नजर नहीं आ रहा ना। अब नवाज शरीफ साहब आए हैं, उनके पास कोई रोड मैप होगा, जो रोड मैप उन्होंने अपने भाई को नहीं दिया, जो रोड मैप उन्होंने इसहाक डार को नहीं दिया, यकीनी तौर पे शायद वो उन्होंने छुपा के रखा हो, और अब वो आते हैं इक्तदार में आते हैं तो सौ बिस्मिल्लाह, और जो मईशत की जो बागदौड़ है वो संभालते हैं, बेहतर बनाते हैं, तो हम तो उनको वेलकम करेंगे और उनको अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन मसला ये है कि हमने ये समझ लिया कि जो मईशत है वो कोई जादुई इलाज है। कभी हम कहते हैं 3 महीने में मईशत ठीक हो जाएगी, कभी हम कहते हैं 2 महीने में ठीक हो जाएगी। मईशत के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा बदलना है, आपको स्ट्रक्चर रिफॉर्म्स करनी है। वो ना इमरान खान की हुकूमत में हुई, ना पीएमएलएन की हुकूमत में हुई, और ना पीपल्स पार्टी की हुकूमत में हुई। जब भी उनको हुकूमत मिली, उन्होंने ताकतवर लोगों के साथ हुकूमतों ने समझौता किया, जिसकी वजह से माशी प्लीज एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं। मैं खुश इमरान याकूब साहब, जैसे सलमान आबिद साहब भी कुछ सियासी अप्रोचेस भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवाज शरीफ से, मे बी क्या ये बहुत अर्ली है उनसे एक्सपेक्ट करना कि वो सियासतदानों के लिए क्या करेंगे, या जो केसेस बने या अगर कुछ विक्टिमाइजेशन हुई उनके साथ या किसी और पार्टी के साथ, इज इट टू अर्ली टू एक्सपेक्ट दैट फ्रॉम हिम, या जो चल रहा है हमें उसके साथ एडजस्ट कर लेना चाहिए एज अ नेशन? क्योंकि मैं इसमें पर्सनली भी ये सोचती हूँ कि हम अगर थोड़ी देर के लिए बहुत यूटोपियन स्टेट ऑफ माइंड में भी चले जाएं, तो मुल्क के लिए अगर हम चीजें भुला के कोई मईशत के हवाले से एक पॉलिसी करके उस एक एजेंडा पे इकट्ठे होके आप आगे तो बढ़े, या अगर हम इसी विश्व सर्कल में फंसे रहेंगे तो फिर जिसकी जितनी मर्जी दफा बारी आ जाए मुल्क तो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। इमरान याकूब साहब। बतूर राजपूत साहिबा, बात यह है कि फ़ारूक आज़म साहब ने शायद मेरी गुफ्तगू सुनी नहीं थी। जो बातें मैंने की थी तकरीबन वही बातें उन्होंने की, लेकिन मुझे नहीं समझ आई कि फिर वो क्यों इस पे उन्होंने कहा कि मैं बड़ी माजरत के साथ ये बातें करने लगा हूँ। बहरहाल गुजारिश ये है कि सलमान आबिद साहब जो फरमा रहे थे, तो मैं इस पर सिर्फ इतनी बात ज़रूर करना चाहूँगा कि मियाँ नवाज शरीफ जो हैं वो एक सियासतदान हैं, वो जादूगर नहीं है। अगर कोई आदमी ये समझता है कि मियाँ नवाज शरीफ आए हैं और एक ऐसी जादू की छड़ी लेके आए हैं कि कल वो मीनार पाकिस्तान पे आते और वो छड़ी घुमाते और उस छड़ी के बाद पाकिस्तान की मीशत भी ठीक हो जाती, सारा निज़ाम भी ठीक हो जाता, रियासती इदारे भी अपने अपने रोल में चले जाते, और तमाम रावी जो है ना तमाम पाकिस्तान के लिए चैन ही चैन लिखता। देखें, मियाँ नवाज शरीफ या कोई भी लीडर, उसका काम क्या होता है? उसका काम होता है कि कौम को इकट्ठा करे और उसके बाद सीधी राह पे डाले। लेकिन ये टाइम टेकिंग काम होता है, ये 1 मिनट में, 1 घंटे में या 1 दिन में होने वाला काम नहीं है। इस पे साल हर साल लग जाते हैं। लेकिन हमारे यहाँ ये समझ लिया गया है कि शायद कोई ऐसा मसीहा आएगा जो जादू की छड़ी से ये सारा मामला करेगा। इस वक्त मुझे, अगर आप बिल्कुल तासुब की नज़र से चीज़ों को ना देखें, ईमानदारी से को देखें, तो मुझे आप ये बताएं कि इस वक्त आपके पास सियासी लीडर, सियासी रहनुमा रह कितने गए हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत में आप मियाँ नवाज शरीफ को माइनस कर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत में आप इमरान खान को माइनस कर सकते हैं? क्या पाकिस्तानी सियासत में आसफ अली जरदारी या मौलाना फजलुर रहमान को माइनस किया जा सकता है? बड़ी माजरत के साथ ये कहूँगा कि ये सारे जो हैं ये एक ऐसे मोहरे हैं जो आपको चाहते हुए या ना चाहते हुए सियासत में देखना पड़ेंगे, झेलना पड़ेंगे। अब जो परफॉर्म अच्छा करेगा, जो आवाम के लिए बेहतरी करेगा, उसके साथ चलेंगे। लेकिन अगर कोई बंदा अपने आप को रियासत से बड़ा समझने की कोशिश करेगा, रियासत से बड़ा साबित करने की कोशिश करेगा, फिर रियासत उसका तौर खुद करती है। और ये 2-3 दफ़ा मियाँ नवाज शरीफ के साथ हो चुका है, ये 2-3 दफ़ा पीपल्स पार्टी के साथ हो चुका है, एक दफ़ा इमरान खान साहब ने भी ये भुगत लिया। लिहाजा एक बात आप जहन में रखें कि सियासतदान जो हैं वो जितने भी मामलात को लेके चलें, अगर वो सही मानों में जमहूरियत, हकीकी जमहूरियत के साथ नहीं चलेंगे, अगर वो
अपने आप को शख्सियत परस्ती से नहीं निकालेंगे, अगर वो सियासत में आके, हुकूमत में आके अपने आप को वाहिद ऑप्शन समझने से बाज नहीं आएंगे, तो फिर उनके साथ बार बार ऐसा होता रहेगा। क्योंकि रियासत बिल्कुल सब कुछ मादर पिदर आज़ाद नहीं छोड़ सकती। यह मुल्क खुदा दाद पाकिस्तान जो है, इसमें मामलात देखें 25 करोड़ अवाम के मामलात हैं, आप उसको किसी की ख्वाहिशात पे नहीं छोड़ सकते। मैं सिर्फ ज़ाती तौर पे ये समझता हूँ कि मियाँ नवाज शरीफ अब जो आए हैं और जिस तरह से उन्होंने कल अपना जेस्चर शो किया है, तो मुझे तो इस बात की कभी उम्मीद है कि मियाँ नवाज शरीफ की क़यादत में मुस्लिम लीग नून ना सिर्फ इस दफ़ा को बेहतर ऑप्शन साबित होगी, बल्कि जो दूसरी सियासी जमातें हैं, मुझे तो ऐसा लगता है कि शायद इलेक्शन के बाद भी, अगर इलेक्शन जनवरी फरवरी में होते हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी जमात जो है वो इतनी अक्सरियत लेके कामयाब हो कि वो अकेली हुकूमत बना सके। शायद आपको इलेक्शन के बाद भी पीपल्स पार्टी भी दोबारा मुस्लिम लीग नून के साथ हुकूमत में शामिल होती नज़र आए, हुकूमती सफ़ों में बैठी नज़र आए, मौलाना फजलुर रहमान, MQM, ये सब फिर एक दफ़ा इकट्ठे बैठे हों। लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि अगर ये सब इकट्ठे बैठते हैं तो कुछ ज़ाती फ़ायदा, इसमें मुल्क का फ़ायदा भी है। और अगर ठीक है, स्टेबिलिटी होगी, आपकी मीशत बेहतर होगी। जी, जी। अब फारूक आदिल साहब बहुत प्रैक्टिकल बातें कर रहे हैं मेरे बाकी दोनों मेहमान भी। तो मैं ये जानना चाहती हूँ आप लोगों से, या चूँकि आप लोग इतनी प्रैक्टिकल और रियलिस्टिक बातें कर रहे हैं, क्या इलेक्शंस की भी कोई गारंटी आपको लगता है कि दी गई है नवाज़ शरीफ को भी कि शफ़ाफ़ होंगे? और अगर शफ़ाफ़ होते भी हैं, वरना पहले जो इलेक्शंस हैं वो किसी न किसी तरह क्वेश्चनेबल रहे हैं, तो इलेक्टेबल्स का आपको ज़्यादा रोल नज़र आता है? क्योंकि पीटीआई के भी पास जो इलेक्टेबल्स थे 50 से ज़ायद, फिर भी उस पार्टी का क्या हशर हो गया। तो ये अपनी नौयत के एक अलग तरह के इलेक्शंस होंगे, जिसमें ये बड़ा अनक्लियर है कि कोई इंडिपेंडेंट जितवा सकेगा या किसी पार्टी का नैरेटिव जितवा सकेगा या कोई इलेक्टेबल जितवा सकेगा। ये हम किस तरह के इलेक्शंस विटनेस करने जा रहे हैं? अच्छा, बतूल, मेरे सामने अब दो सवाल हैं। एक तो आपने इलेक्शन के बारे में सवाल किया है, और दूसरे सवालात कुछ मेरे बड़े भाई सलमान आबिद साहब ने उठाए हैं। आप मुझे बता दें कि मुझे किन सवालों का जवाब देना है, एक बात ये। दूसरी मेरी आपसे गुजारिश होगी कि काइंडली फिर मुझे बात करने दीजिएगा, क्योंकि आपने मुझे कुछ 30 सेकंड बात करने की इजाज़त दी, और उसके बाद फिर सलमान आबिद साहब को मौका दिया और वो मुझ पर चढ़ दौड़े। अब आप फैसला करके मुझे बता दें कि मुझे क्या, किस सवाल का जवाब देना है। आप आबिद साहब के सवाल के जवाब दे दें, फिर मेरे सवाल का जवाब दे दीजिएगा। सलमान आबिद साहब का बड़ा सवाल ये है कि ये बताएं कि नवाज शरीफ किस अंडरस्टैंडिंग के साथ गए थे और किस डील के साथ वापस आए। सलमान आबिद साहब मुझसे ज्यादा बेहतर जानते हैं कि क्यों नवाज शरीफ बाहर भेजे गए। नवाज शरीफ को बाहर भेजने वाले पीटीआई की गवर्नमेंट भी थी। इमरान खान उस कैबिनेट के इजलास की सदारत कर रहे थे जिसमें ये फैसला हुआ, और ये क्यों हुआ मेरे पास इस बात के सबूत हैं। और जब शमीम अख्तर जो मियाँ साहब की वालदा हैं, उनका इंतकाल हुआ, तो मैंने बीबीसी पर लिखा था कि बाजवा साहब का, जनरल बाजवा का एक एलची और एक उनका एक नुमाइंदा गया बेगम शमीम अख्तर के पास और उनके पाँव में जाके बैठ गया और उनसे कहा कि अपने बेटे से कहिए कि मुल्क से बाहर चला जाए, क्योंकि उन्हें डर ये था कि अगर इमरान खान की हुकूमत में अगर इस शख्स को कुछ हो गया तो हमें लेने के देने पड़ जाएं। तो ये मिलत समाजत करके भेजा गया। नवाज शरीफ तो नहीं जाना चाहता था। वापस कैसे आया? वापस इसलिए आया कि इमरान खान जो बहुत पसंदीदा है मेरे बड़े भाई के, इमरान खान की हुकूमत में इस मुल्क की मईशत का भट्टा बिठा दिया गया। इस मुल्क की मईशत का जो भट्टा बैठा, आप उसके किनारे पर जा खड़े हुए दिवालियापन के, तो आपको दो खतरात दरपेश थे। नंबर एक, आप अपने आइन से महरूम हो जाते, और आइन के वो जो नज़रियाती नुकात हैं जिस पर हम फख्र करते हैं, जिसमें ये कायनात को अल्लाह ताला की इक़्तिदार में तस्लीम किया गया है और इंसान को नियाबत के तौर पर इक़्तिदार मिलता है, इस चीज़ से हम महरूम हो जाते। इसके अलावा जो अहमदियों के बारे में तरामीम है उससे महरूम हो जाते। और दूसरी बात यह है कि आप अपने दिफाई असासाजात से, मेरा इशारा एटमी प्रोग्राम की तरफ है, उससे भी महरूम हो जाते। इस इमरान खान के दौर में
पहला कदम 5 अगस्त हुआ था और इमरान खान की हुकूमत की अंडरस्टैंडिंग से ये हुआ था। इसके बाद जब ये तबाही आ गई तो ये समझ में आ गया एस्टेब्लिशमेंट को कि हम जिस मोरे को लेके आए थे ये तो तबाही का नुस्खा है, ये तो तबाही का एजेंट है, ये तो किसी और के एजेंडे पर काम कर रहा है। लिहाजा मियाँ साहब की सामने मिन्नत समाजत की गई कि आप वापस आ जाइए। मियाँ साहब ने कहा नहीं, आप अपने शौक पूरा कर। मार्शल लॉ का भी उनको धमकी दी गई कि नहीं, हम मार्शल लॉ लगा देंगे। उसके बाद सूरत हाल बदली, इमरान खान एक जमहूरी तरीके से गए और वापस आए। अब ये कहा जा रहा है कि जी उन्होंने अपने भाई के दौर का जिक्र नहीं किया। उनके भाई के दौर की तबाही क्या है? उनके भाई के दौर की तबाही ये है कि जो इमरान खान ने तबाह कर दिया था उसको वापस ट्रैक पर लाने की कोशिश की और पाकिस्तान को दिवालिया होने से बचाया और पाकिस्तान को IMF के प्रोग्राम के जरिए बचाया गया। ये है इमरान खान का तबाही और ये है नवाज शरीफ की जमात की वापसी और उसका रास्ता। अब जो नवाज शरीफ कह रहे हैं वो ये कह रहे हैं कि भाई अब अगर आपने आगे चलना है तो उसका तरीका ये है कि आप मिल के चलें। ये मिल के चलने की बात क्या है? ये मिल के चलने की बात वो है जो बेनज़ीर भुट्टो शहीद ने अपनी किताब रिकंसिलिएशन में, या फिर वो जो कॉन्सेप्ट पेश किया मियां नवाज शरीफ ने, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन। पाकिस्तान में ये सारा प्रोसेस निहायत खामोशी के साथ हो गया है और एक मिसाक पाकिस्तान के सियासी इदारों और पाकिस्तान के दायमी इदारों के दरमियान एक मिसाक वजूद में आ गया है। आप उसे मिसाक पाकिस्तान कह सकते हैं। उसके तहत ये तय पा गया है पाकिस्तान की पॉलिटिकल फोर्सेस और दीगर फोर्सेस के दरमियान कि हर फरीक अपना काम करेगा और आइन के मुताबिक काम करेगा। लिहाजा इसी वजह से ये बात नवाज शरीफ की तरफ से कही जा रही है कि मेरे दिल में इंतकाम का कोई शायबा नहीं है। अब रह गई सलमान साहब की ये बात कि नवाज शरीफ ये मुतालबा करे कि इमरान खान को छोड़ दिया जाए या फलां को छोड़ दिया जाए। और अभी याकूब साहब ने ये बात कही कि रियासत से बड़ा साबित करने का मजा पीपल्स पार्टी भी चख चुकी और नवाज शरीफ भी। मैं अदब के साथ जरा सा इख्तिलाफ करूंगा, न नवाज शरीफ कभी रियासत से बड़ा बना, न पीपल्स पार्टी कभी रियासत से बड़ी पड़ी। भुट्टो को हैंग कर दिया गया, बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया, नवाज शरीफ को जलावतन किया गया और उससे पहले उसे भी हैंग करने का परवेज मुशर्रफ ने पूरा प्लान कर लिया था। लेकिन ये दोनों जमातें, मुझे एक जुमला कहने दीजिए, ये दोनों जमातें कभी रियासत से बाला नहीं हुई। अगर रियासत से कोई बाला हुआ वो सिर्फ और सिर्फ PTI और उसका लीडर है। अब उसको ये काम भुगतना है। देखिए, गद्दारी होती है और मुल्क के सामने सरेंडर करना होता है। फारूक आदिल साहब, आप रिकंसिलिएशन की बात कर रहे हैं, फिर आपने बेनज़ीर की किताब का हवाला दिया। आपको याद होगा कि वो किताब डिस्ट्रीब्यूट होने से पहले बेनज़ीर शहीद हो गई थी, रिकंसिलिएशन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी। तो ये हमारे कुछ फैक्ट्स हैं जिसको हम भूल नहीं सकते कि जब कभी रिकंसिलिएशन की बात हुई है तो वो क्या सबको इकट्ठी हजम भी हुई है नहीं हुई, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। दूसरा, आपने बात की मिसाक जमहूरियत की, चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की। उसके बाद ये रिसेंटली किताब आई है चौधरी शुजात साहब की, उसमें उन्होंने वो बाकायदा पूरा मीटिंग्स के मिनट्स लिखे हैं कि किस तरह से जनरल मुशर्रफ ने अपना माइंड चेंज कर लिया था और 11th आवर पे चौधरी शुजात साहब को रोक लिया कि अब वो दुबई ना जाए। तो हाउ कैन यू से कि अब ये एक चीज तय हो गई है और ये खराब नहीं होगी? ये मैंने आपको कुछ 2 तारीखी हवाले दिए हैं इसके कॉन्टेक्स्ट में, अगर आप बतूल, इसलिए कि पाकिस्तान के पास अब कोई उभरने का रास्ता नहीं है। जब आप यानी हमारी स्टैब्लिशमेंट की समझ में ये आ गया कि अब हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, हम अपनी तय दर तय कोताहियों की वजह से पाकिस्तान को एक गड्ढे में गिरा चुके हैं और इस पर आखिरी जो कील ठोकी है वो इमरान खान ने ठोकी है। तो वो वापस अपने ट्रैक पर आ गए हैं और उनकी समझ में आ गया है कि इस मुल्क को कैसे चलाना है। सवाए आइन के इस मुल्क को कभी नहीं किसी तरीके से नहीं चलाया जा सकता। लिहाजा इस वक्त बहुत शुक्रिया आप तीनों के लिए, फारूक आदिल साहब, इमरान याकूब साहब, सलमान आबिद साहब। यहाँ पे एक ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आएंगे प्रोग्राम में। खुशामदीद। और अब बात करते हैं इजराइल फ़लस्तीन कॉन्फ्लिक्ट के हवाले से। एक रीसेंट डेवलपमेंट ये है कि इजराइल ने बाकायदा तौर पे
कागज़ों के थ्रू और लीफ़लेट्स और कुछ पम्फ़लेट्स के थ्रू ये ऐलानात करना शुरू कर दिए फ़लस्तीन में कि अगर आप चाहें तो ये जगह छोड़ के जा सकते हैं, वरना आपको भी दहशतगर्द समझ के मार दिया जाएगा। पहले भी जब इस तरह की बात हुई तो फ़लस्तीन में से बहुत कम लोग थे जिन्होंने फ़लस्तीन छोड़ के जाना चाहा, क्योंकि माज़ी में भी वो दोबारा कभी अपने मुल्क वापस नहीं आ सके। लेकिन इस दफ़ा जितने बड़े पैमाने पे धमकी दी गई है, होना यही चाहिए कि एटलीस्ट जो अपनी जान बचाने के लिए भाग सकता है, वहाँ से निकले ज़रूर, क्योंकि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो उनके लिए कुछ नहीं कर रही है। और इससे भी ज़्यादा डिस्टर्बिंग बात ये है कि जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी इस वक़्त इज़राइल ने अपनाई है कि वो ग्राउंड से हमला करेंगे, पहले वो फ़िज़ाई तौर पे बमबारी करते रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि जितनी लोग अब मारे गए हैं फ़लस्तीन में, ख़ास तौर पे बच्चों के लिए 2023 का साल बहुत बुरा रहा है। और जो मिलिट्री स्ट्रैटेजी जिसमें बाकायदा तौर पे घेराव किया जाएगा गज़ा का, ये तकरीबन 5 किलोमीटर की पट्टी है, बहुत छोटा-सा इलाका है, उसमें 2.3 मिलियन फ़लस्तीनी रहते हैं। उनका आप ग़िज़ा, पानी, दवाई उन तक पहुँचने वाली इमदाद बंद कर देंगे, तो ये सबसे बुरी मिलिट्री स्ट्रैटेजी समझी जाती रही है। पुराने वक़्तों में इस पे अमल होता था, लेकिन फिर इसको ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे इम्प्लीमेंट नहीं किया गया, लेकिन इज़राइल से आप कुछ भी बुरा तवक्को कर सकते हैं। मेरे साथ ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे ये मामला किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर गज़नफ़र साहब जॉइन करने के लिए। सर, ये देखें कि अब तो यूनाइटेड नेशंस के का स्कूल नहीं छोड़ा, अस्पताल नहीं छोड़े, चर्चेज़ नहीं छोड़ी। 2023 में जितने फ़लस्तीनी बच्चे मरे हैं, हिस्टोरिकली नहीं मरे। इस सब में सब कुछ बहुत नया हुआ है इस दफ़ा। ज़्यादा बमबारी हुई है, ज़्यादा लड़ाई हुई है, ज़्यादा लोग मारे गए हैं, लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है, मैं पढ़ी थी एक रिसर्च पेपर, जिसमें एक चीज़ कॉमन है, वो ये कि नहीं बदला तो मुस्लिम ममालिक का रवैया नहीं बदला इस मसले को लेकर। मुस्लिम ममालिक का रवैया बदलेगा भी नहीं। हमें ये जो मुस्लिम ममालिक से उम्मीद है ना, जो अपनी अय्याशियों में डूबे हुए हैं और जिन्होंने सिर्फ इसराइल को जिप्पा मारने के लिए, इसराइल को गले लगाने के लिए, इसराइल को पैट करने के लिए, यहूदियों को अपना भाई समझने के लिए जिन्होंने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी है, उनका रवैया नहीं बदलेगा। और आपने देखा इस रवैये का, इस बिहेवियर का अपना रिफ्लेक्शन आपने देख थी कि 13 दिन बाद OIC, जो मुस्लिम उम्मा या अम्मा कहते हैं, उसका 13 दिन बाद इजलास हुआ और वो इजलास जो है सिर्फ इस स्टेटमेंट पे ख़त्म हो गया कि जी इसराइल जंगी जराइम कर रहा है। और किस दुनिया के तुम बेवकूफ़ के बच्चों, किस दुनिया में किसको पता नहीं है कि इसराइल जंगी जराइम कर रहा है? ये कौन सी अक्ल की बात, ये कौन सी आपने आसमान से कोई वो आप नई कोई डिवाइन ट्रुथ ले आए हैं? ये तो सारे पूरे दुनिया को पता है। अमेरिका शाबाश दे रहा है, जो बाइडेन गले मिलता है उसके नेतन्याहू को पीछे से ठपकी देता है। और ये आज की बात तो नहीं है, ये तो 1916 से बेलफोर डिक्लेरेशन से जब यूके ने ये प्रॉब्लम क्रिएट किया था, यूके के फॉरेन मिनिस्टर ने रॉथस्चाइल्ड को जो लेटर लिखा था और गारंटी दी थी कि हम जो ज्यू सेटलमेंट्स हैं उनको हम प्रोटेक्ट करेंगे। 1948 में जो तबाही इन्होंने की, 536 विलेजेस जला दिए थे। 1982 में देखिए 20,000 लोग लेबनान में जाके मार दिए थे। तो ये तो दहशतगर्द जो है, ये नेतन्याहू मुसोलिनी हिटलर जो है, इसने तो क्रिमिनलिटी की हद करके रख दिया। और वो क्रिमिनलिटी करेगा क्योंकि वेस्टर्न पावर उनके साथ खड़ी हुई है। देखिए ना, वहाँ पे बरतानिया का प्राइम मिनिस्टर जूते चाटने पहुंच गया उसका। जो बाइडेन जो है वो जिसके जो अकल के अपने आखिरी लिमिट पे है, वो वहाँ पहुंच गया। और अमेरिकन प्रेसिडेंट तो दे हैव ऑलवेज बीन एडवोकेटिंग टेररिज्म। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स हैव बीन हार्बरिंग टेररिज्म। अमेरिकन लीडर, कांग्रेस के जो लोग हैं वहां पे जो ज़ियोनिज्म के जो परचाई हैं, और अब कह रहा है कि अमेरिका के अंदर जितनी बड़ी बड़ी पोस्टें हैं उस पे ज़ियोनिस्ट बैठे हुए हैं। और ज़ियोनिज्म जो है वो दहशतगर्दी पे बिलीव करता है। अमेरिकन प्रेसिडेंट्स आर फॉलोअर्स ऑफ ज़ियोनिज्म, दे आर लवर्स ऑफ ज़ियोनिज्म। तो उन्होंने तो थपकी देनी, वो मार रहे हैं। वो कहते हैं जितने लोगों को मार सकते हो और कत्ल कर सकते हो कर दो, इसको सिर्फ एक पीस ऑफ लैंड बना दो। और नेतन्याहू क्रिमिनल, नेतन्याहू हिटलर मुसोलिनी का जो बाप है, जो इंसानों का खून पी रहा है नरेंद्र मोदी की तरह, वो तो हिटलर, वो तो अमेरिका की शय पे और बरतानिया की शय पे और जर्मनी की शय पे वो तो हर कुछ करने को तैयार है। लेकिन अब उसकी भी प्रॉब्लम्स आप देखिए। आज एक और डेवलपमेंट हुई, आपकी नजर से गुजरी होगी कि इजरायलियों ने लेबनान की सरहद के साथ जो उनकी सेटलमेंट्स है ना, उनको कहा अब सेटलमेंट खाली कर दे। अब वहाँ जो यहूदी हैं वो भी परेशान है। वो कहते हैं जी हम कहाँ जाएं, हम यहाँ से एक्सोडस करेंगे तो हमारी चीज़ें प्रोटेक्टेड नहीं। तो ये चीज़ें, अभी इराक के मिलिट्री बेस पे एक हमला हुआ है, रॉकेट का हमला हुआ है। तो अगर तो अमेरिका ये समझ रहा है
या अगर नेतन्याहू ये समझ रहा है, या अगर मुसलमान ममालिक के रूलर्स ये समझ रहे हैं कि हम इजराइल के साथ अच्छे ताल्लुकात करके और अपने मुसलमानों के इंटरेस्ट को बेच के, और वो एजेस ओल्ड जो हमारी अपना टीचिंग्स हैं, जो हमें अपना इवन के हमारी होली बुक जो दुनिया के लिए डायरेक्शन का बाइस है, जो इंसानियत के लिए एक राह अमल है, उसमें कहा गया है कि मुसलमान जो है यहूदियों को अपना दोस्त और राजदान ना बनाएं। तो ये जो मुसलमान ममालिक है, तो राजदान क्या बनाना, ये तो कहते हैं आओ हमारी गवर्नमेंट आके टेक ओवर कर लो। तो ये जो चीजें हैं ये तो चलती रहेंगी, लेकिन ये चीज यहाँ रुकेगी नहीं। अब दुनिया की जो तंजीमें हैं ना, जिनको ये दहशतगर्द तंजीमें कहते हैं, जो सोई हुई तंजीमें हैं, उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन ममालिक में भी खड़ा हो जाना है। बारे में तो भी कंसर्न्स और भी बढ़ गए हैं कि रीजनल वॉर में कन्वर्ट हो सकती है, जो बात आप कर रहे हैं। क्योंकि इससे पहले भी जब हम प्रोग्राम्स कर रहे थे तो हमारे कुछ एक्सपर्ट्स ने ये बताया था कि जो इंटरनेशनल पावर्स हैं वो इस पे यकजा है, एक ही पेज पे है कि इसराइल का किस तरह से साथ देना है और बाकी टारगेट्स को किस तरह से एंगेज करना है। तो ये बन रही है रीजनल वॉर आने वाले वक्त में। ये रीजनल वॉर नहीं बनेगी। देखिए, वॉर उस वक्त बनती है जब कन्फ्रंटेटिव एटीट्यूड आते हैं। इसराइल का ऑब्जेक्टिव क्या है, ये मतलब है हमें जहन में होना चाहिए, क्यों उन्होंने ये सारा कुछ वो कर रहे हैं। उसने एक नेतन्याहू मसूलोनी हिटलर का जो बाप है, उसने एक झंडा लहराया था, एक नक्शा लहराया था। उसने कहा था कि यहाँ पे पैलेस्टाइन जो है कोई नहीं होगा, सिर्फ ये सारा इसराइल होगा, गाजा माजा मैं खत्म करूंगा। वो ऑब्जेक्टिव को सपोर्ट करती है अमेरिकन ओरिएंटेड पॉलिटिकल टेररिस्ट लीडरशिप जितनी है, चाहे वो बाइडन हो, चाहे वो ओबामा हो, चाहे वो बुश हो। दे हैव all these presidents have been the portraying of the terrorists. They have been harboring terrorism. They have been dictating terrorism. They have been housing terrorism in their own country. तो ये जितने ज़ोनस के जितने लवर्स हैं, इन्होंने तो एक ऑब्जेक्टिव दे दिया कि गाजा को खत्म कर दो, तो वो उसको खत्म करने जा रहा है। अब जो कन्फ्रंट कर रहे हैं वो वहां पे हिजबुल्लाह है, हमास है, ईरान का भी बयान आ रहा है, तुर्की का भी बयान आ रहा है। दुख की बात यह है कि इन तमाम ममालिक के बयान जो है वो बयानात की हद तक रह रहे हैं। तो जो एक कन्फ्रंटेटिव चीज होनी चाहिए वो हिजबुल्लाह की तरफ से आ रही है और हमास की तरफ से आ रही है, और वो चीजें जो है वो एक ग्राउंड ऑफेंसिव के तौर पे नहीं आ रही, वो रॉकेट अटैक्स के या आइसोलेटेड अटैक्स के तौर पे आ रही है। तो जब दुनिया की आशीर्वाद, जी प्लीज बताइए। तो रूस जो है वो आपको पता है यूक्रेन की वॉर में इन्वॉल्व है। चाइना जो है उसका बड़ा कॉशियस किस्म की अप्रोच है, बड़े उन्होंने, क्योंकि वो किसी आर्म कन्फ्लिक्ट में अपने आप को ना इन्वॉल्व करते हैं और ना करेंगे। तो जब दो ताकतें टकराएंगी नहीं, जब दो मुल्क जो जो दो पावर्स नहीं आपस में टकराएंगी, तो उस वक्त तक ये रीजनल वॉर नहीं हो सकती। हाँ, इसके जरिए दुनिया के अंदर दहशतगर्दी इसलिए बढ़ सकती है कि अमेरिकन आर सपोर्टिंग टेररिज्म, अमेरिकन लीडरशिप इज इन सपोर्ट ऑफ टेररिज्म। तो चूंकि वो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो इक्वली डेंजरस है कि रीजनल वॉर हो जाए या दहशतगर्दी बढ़ जाए। तो सर बात तो एक ही है, आम इंसान के लिए तो दोनों ही खतरे की बात है। मुसलमानों के लिए खतरे की बात हो रही है ना, आम इंसान तो मतलब आम, आप देखिए ना क्या हो रहा है। कोई यहूदी इतने मर रहे हैं क्या अमेरिका में, कोई क्रिश्चियन किसी के खिलाफ कोई मर रहा है किसी और मुल्क में, कोई ऐसे वहां पे तो मुजाहरे सिर्फ हो रहे हैं। और चूंकि वो पॉलिटिकल, अल जजीरा पे बड़ा एक्सटेंसिवली इसके ऊपर लिखा, मैं इसको डिस्कस भी करना चाहती हूँ कि इजराइल पूरी तरह से ब्लॉकेड कर रहा है गजा के इर्द गिर्द, और वहाँ पे पानी और दवा और बिजली ये सब पहुँचने नहीं देने दिया जा रहा। और गजा के पास कोई रेगुलर एड तो दूर की बात, कहीं छोटी या बड़ी एड भी नहीं हमें मिलने वहाँ पे जा रही, और बहुत कम तादाद में चीज़ें वहाँ पे पहुँच रही हैं। तो सर इसको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है? और ये तो बहुत एक गैर इंसानी स्ट्रैटेजी है जो कि जंगों में ने भी इसको गिव अप कर दिया था, नहीं ऐसे करते थे, लेकिन इजराइलीज अभी भी इसको फॉलो कर रहे हैं। देखिए ना, इजरायली 3 किस्म के वॉर क्राइम्स इन्वॉल्व है। एक एथनिक क्लेंजिंग है जो वो कर रहे हैं, और अपार्थाइड रिजीम जो होता है हमेशा एथनिक क्लेंजिंग करता है। दूसरा वो मैस जेनोसाइड में इन्वॉल्व है जो एक अपार्थाइड रिजीम करता है। तीसरा वो कलेक्टिव डैमेज में इन्वॉल्व है। इसके अलावा जो आपने चीज़ की वो है जब आप इन तमाम चीज़ों को मिला के किसी की जो दवाइयाँ और पानी और बिजली बंद कर दें, ये भी एक वॉर क्राइम में आता है। रफा की क्रॉसिंग है, अमेरिकन वो आया था, जो बाइडन कह के गया था जी, बड़ा उसने तम तराक से ऐलान किया था और पता नहीं क्या कि जी हम रफा से वो जो है वो मैंने कह दिया जी एड आएगी। रफा की क्रॉसिंग या इजिप्ट ने कल खोली थोड़ी देर के लिए, वहां से कोई चीजें गई, उसके अलावा कोई क्रॉसिंग नहीं जहां से जा सकती। लेकिन
दो दुनिया में तंजीमें हैं, एक रेड क्रॉस है और एक WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है। इनको किसी मुल्क की परमिशन की या किसी वीजे की जरूरत नहीं होती अगर ये वॉलंटरली एड पैकेज जो है वो किसी मुल्क को प्रोवाइड करना चाहें। तो चूंकि वहां पे अपना पैलेस्तीन में मुसलमान है और कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जो जहाँ पे ये इंडियन फोर्सेस जुल्म ढा रही हैं वहां भी मुसलमान है, तो वहां ना तो वर्ल्ड ना तो रेड क्रॉस ये अपना जो है वो अपना WHO अमल में आता है। हालांकि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो दुबई में है, दुबई से कितना टाइम लगता है ना, वहां पे रेड क्रॉस अमल में आती है, वो सिर्फ बयानात के हद तक। दूसरी UNO का मैंडेट है, UNO के मैंडेट, अगर यूएन क्या सिर्फ लड़ाइयां लगाने के लिए लगा हुआ है? ये UN का मैंडेट क्या ये है कि मुल्कों को चिट्ठे देके जाओ इराक पे हमला करो, अमेरिका को ऑथराइज कर दे के जाओ तबाही और बर्बादी करो। UN का रोल तबाही और बर्बादी करना तो नहीं था। UN तो बनी थी दुनिया में अमन कायम करने के लिए। तो दुनिया में अमन कायम करने के लिए UNO ने कोई काम किया? अगर दुनिया में अमन कायम करने के लिए UNO कोई काम करती मुसलमान इलाकों में, तो कश्मीर का फैसला हो चुका था और पैलेस्टाइन में अभी तक ह्यूमन एड पहुंच चुकी होती। लेकिन UN के सेक्रेटरी जनरल भी नहीं चाहता कि पैलेस्टाइन के अंदर ह्यूमन एड पहुंचे, अमेरिका नहीं चाहता ह्यूमन एड पहुंचे, इजराइल नहीं चाहता ह्यूमन, इजिप्ट आपको पता है वो तो डायरेक्शन पे चलता है, अमेरिका की डायरेक्शन पे चलता है। पर वो जब तक उसको अमेरिकन शाबाश नहीं देगा या अमेरिकन उनको नॉट नहीं करेगा, वो अमेरिका से पैसे खाता है सीसी, वहां पे डेमोक्रेटिक रूल है नहीं, एक डिक्टेटोरियल रूल है। और डिक्टेटोरियल रूल कभी भी जो है वो इंसानियत की फलाह और बहबूद जो है उसके लिए इस तरह काम नहीं करता है। तो ये बहुत बहुत शुक्रिया गजनफर साहब, प्रोग्राम में ज्वाइन करे थे। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।